हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का सेशन अगेन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पे है। हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की फर्स्ट क्लास ऑलरेडी अपलोड कर दी है, जहां हमने 50 एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो क्लास की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से फर्स्ट 50 एमसीक्यूज आप ज़रूर से कवर कर लेना। आज के सेशन में हम नेक्स्ट 50 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। आपको आज की क्लास की पीडीएफ एंड लास्ट क्लास की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी एंड टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, जिसका नाम है सीए काजल डिरोलिया एक्सेल एडुकेयर। तो चलो फिर हम लोग जल्दी से अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। और हमने लास्ट क्लास में बताया था कि हम 50 एमसीक्यूज हर एक क्लास में अपलोड करेंगे रिलेटेड टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो इसके जितने भी यूनिट्स हैं ना, सब हम अलग अलग कवर कर रहे हैं। एमसीक्यूज डिस्कस करने के साथ ही साथ वो टॉपिक्स जो रेलेवेंट हैं एंड वो टॉपिक्स जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उन पे भी हम डिटेल डिस्कशन करते जा रहे हैं। हाँ, अगर आप चाहते हो कि हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे क्लास अपलोड कर दें जो रिविजन सेशन हो, तो वो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना, सो दैट हम उस पर भी क्लास ड्राफ्ट कर पाएँ। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, एक्सेप्टेंस टेक्स प्लेस एज अगेंस्ट अ प्रपोजर व्हेन। अब देखो यहाँ पे ना, ये कम्युनिकेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस टॉपिक में हमने देखा है कि स्टूडेंट्स को मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत डाउट होता है। अब अगर कम्युनिकेशन की बात करें तो कम्युनिकेशन डिस्कस किया गया है सेक्शन 4 में। और जब कम्युनिकेशन की बात होती है ना, तो कम्युनिकेशन दो लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, या फिर हम कह सकते हैं दो चीज़ों का कम्युनिकेशन करना होता है। एक, जब ऑफर दिया जा रहा है तो उसका कम्युनिकेशन कब खत्म होगा, कब कंप्लीट होगा, और एक जब एक्सेप्टेंस मिल रही है इस पर्टिकुलर ऑफर की, तो उसका कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगा। देखो, ऑफर के कम्युनिकेशन की पहली बात करते हैं, और चाहे ऑफर के कम्युनिकेशन की बात करें, एक्सेप्टेंस के कम्युनिकेशन की बात करें, दोनों को ही सेक्शन 4 में डिस्कस किया गया है। इसमें लेट्स से दो पार्टीज हैं, ए और बी। ए ने बी को ऑफर किया किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे, ए ने बी को ऑफर किया। अब ये ऑफर ए के पॉइंट ऑफ व्यू से कब कंप्लीट होगा, उस दिन ए के लिए ऑफर का कम्युनिकेशन हो जाएगा जिस दिन बी के नॉलेज में ये चीज़ आएगी कि ए ने उसको ऑफर किया है। लेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो, लेट से ए ने जो ऑफर दिया है उसके लिए उन्होंने लेटर सेंड किया 10th ऑफ मार्च को, बट बी को वो लेटर मिला 12th ऑफ मार्च को। तो क्या 12th ऑफ मार्च को ये ऑफर का कम्युनिकेशन हो गया? नहीं, अभी तक बी के नॉलेज में नहीं आया कि उसको ए ने ऑफर किया। यहाँ पे सिंपली बी ने सिर्फ लेटर रिसीव किया है। जिस दिन बी ने वो लेटर रीड किया, लेट से उसने लेटर रीड किया ऑन 14th ऑफ मार्च, तो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर किस दिन माना जाएगा? ऑन 14th ऑफ मार्च। ये माना जाता है कि क्योंकि बी ने लेटर रीड ही किया 14th ऑफ मार्च को, तो उसके नॉलेज में कब आया? 14th को। उसको 14 तारीख को ये चीज़ पता चली कि हाँ, ए ने उसको कोई ऑफर किया है। तो जिस दिन बी की नॉलेज में, दैट इज एक्सेप्टर के नॉलेज में ये आ जाए कि हाँ, उसको किसी ने ऑफर किया है, उस दिन ऑफर का कम्युनिकेशन होता है। और ये ऑफर का कम्युनिकेशन किसके पॉइंट ऑफ व्यू से होगा? ए के पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज ऑफरर के पॉइंट ऑफ व्यू से। कि अगर हम ए के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें या ए के अगेंस्ट बात करें, तो ए के लिए ये ऑफर किस दिन कंप्लीट माना जाएगा? जिस दिन बी के नॉलेज में आ जाएगा कि हाँ, ए ने उसको कोई ऑफर भेजा है। अब नेक्स्ट हमें देखना होता है कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। तो एक्सेप्टेंस के लिए ना, सिंपल, अगेन ए और बी पार्टी है, बी ने इस ऑफर को एक्सेप्ट किया और लेटर सेंड किया ए को। तो बी के लिए ये एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन किस दिन मानी जाएगी? सिंपली उस दिन जिस दिन ए के नॉलेज में आ जाएगा कि हाँ, बी ने उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ पे भी वही प्रोसेस है। लेट से बी ने जो लेटर है वो भेजा 16th ऑफ मार्च को, बट ए ने उस लेटर को रीड किया है 18th ऑफ मार्च को। तो जिस दिन उसने रीड किया, उसी दिन एक्सेप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कम्युनिकेशन मानी जाएगी ऑफ एक्सेप्टेंस। क्लियर? ये दोनों पॉइंट तो सिंपल है, बट ना जब हम एक्सेप्टेंस की बात करते हैं तो एक्सेप्टेंस में ऑफरर, दैट इज प्रपोजर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना होता है कि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब खत्म होगी। अब जैसे अगेन यहाँ पे दो पार्टी, ए और बी दो पार्टी है। बी ने लेटर कब भेजा? 16th मार्च को। ए के लिए कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस तब मानी जाएगी जिस दिन बी ने इसको लेटर भेजा और बी की पहुंच से वो एक्सेप्टेंस बाहर हो गई। मतलब बी ने एक्सेप्टेंस दे दी, 16th ऑफ मार्च को उसने लेटर भेज दिया। अब इस लेटर को वो बेसिकली कैंसिल नहीं कर सकता। तो जिस दिन बी के हाथ से ये पावर चली जाती है कि वो एक्सेप्टेंस कैंसिल कर सके, उसी दिन माना जाता है कि ए के लिए कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गई। क्लियर?
यहाँ हमने देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि मैम ऑफरर एंड एक्सेप्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग क्यों कम्युनिकेशन मानी जा रही है। यहाँ यही होता है कि सिंपली देखो, कम्युनिकेशन की अगर बात करें तो बी कब मान रहा है, बी कब कम्युनिकेशन कंप्लीट मान रहा है, उस दिन जिस दिन ए के नॉलेज में आ गया कि हाँ बी ने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। बट ए के लिए तो उसी दिन खत्म हो गया। मतलब अब मान लो ए ने जब बी को ऑफर दिया तो ए का इंटेंशन क्या था भाई, ए का इंटेंशन तो कॉन्ट्रैक्ट करने का था। इसीलिए ए के पॉइंट ऑफ व्यू से जिस दिन बी ने उसको लेटर भेजा, जिस दिन बी ने ये चीज़ सेंड कर दी किसी भी फॉर्म में कि हाँ उसने जो है एक्सेप्टेंस कर ली है और वो इस पर्टिकुलर ऑफर को एक्सेप्ट करके आगे परफॉर्म करेगा, तो ए के लिए उसी दिन कम्युनिकेशन मानी जाती है कि ए के लिए एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन हो गई और वो फर्दर उस प्रोजेक्ट पे काम कर सकता है। क्लियर। यहाँ सिंपली प्रोसेस यही है ना कि क्योंकि ए ने ही ऑफर दिया है तो ए को तो कॉन्ट्रैक्ट करने का मन होगा, तभी उसने ऑफर दिया है। तो होपफुली ये पॉइंट सारे स्टूडेंट्स को क्लियर होगा। तो देखो यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक्सेप्टेंस टेक्स प्लेस एज अगेंस्ट अ प्रपोजर व्हेन। अब प्रपोजर मतलब जो जिसने ऑफर किया है, तो ए के लिए कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस किस दिन होगी, जिस दिन बी ने लेटर भेजा होगा। मतलब 16 मार्च को ही बी ने लेटर भेजा है और ये माना जा रहा है कि अब उसकी पावर के बियॉन्ड है कि वो एक्सेप्टेंस कैंसिल करेगा, उसी दिन मानते हैं कि एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन ए को हो गई। क्लियर। बट बी के पॉइंट ऑफ व्यू से कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगी, 18 मार्च को। तो यहाँ प्रपोजर के लिए पूछ रहा है, दैट इज ए के लिए पूछ रहा है। ऑप्शन देखो, व्हेन द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज पोस्टेड बाय द एक्सेप्टर, व्हेन द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज रिसीव्ड बाय द प्रपोजर, व्हेन द ऑफरी राइट्स द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस बट डज नॉट पोस्ट इट, ऑल द अबव। तो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस प्रपोजर के लिए, दैट इज ऑफरर के लिए कब खत्म होगा, जब एक्सेप्टर ने, दैट इज बी ने लेटर पोस्ट कर दिया। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ए। नेक्स्ट, एन एडवर्टीजमेंट फॉर सेल गुड्स बाय ऑक्शन। यहाँ देखो ये कह रहा है कि एक एडवर्टीजमेंट हुआ कि हम अपने गुड्स को बेचेंगे ऑक्शन के थ्रू। ऑक्शन मतलब सिंपली नीलामी की बात कर रहा है जहाँ बोली लगती है। तो ये एडवर्टीजमेंट क्या है, ये इन्विटेशन टू ऑफर है। आज हमने आपको बता दिया कि हमारे घर की बोली लगने वाली है, हमने एडवर्टीजमेंट किया। कल को अगर हम ये ऑक्शन ना भी कराना चाहें तो नहीं कराएंगे। क्यों, क्योंकि हमने आपको कोई ऑफर नहीं दिया, हमने सिर्फ आपको इनवाइट किया है। इनविटेशन टू ऑफर है कि आप आइए और आकर के बोली लगाइए। क्लियर। बट हमने किसी भी तरह का कोई ऑफर नहीं दिया, किसी भी तरह की कोई एक्सेप्टेंस नहीं हुई। तो करेक्ट आंसर होगा ए, अमाउंट्स टू एन इनविटेशन टू ऑफर। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीट व्हेन। सिंपल है, ऑफर की कम्युनिकेशन तब कंप्लीट होगी, मतलब ए ने ऑफर दिया बी को, तो ऑफर की कम्युनिकेशन तब कंप्लीट होगी जब बी के नॉलेज में आ जाए कि ए ने उसको किसी तरह का कोई ऑफर दिया है। ऑप्शन देखते हैं, इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द ऑफरी, इट इज पोस्टेड टू द ऑफरी, व्हेन द ऑफरर राइट्स द लेटर बट डज नॉट पोस्ट इट, नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशंस ऑफ अ प्रपोजल इज एन एक्सेप्टेंस टू द प्रपोजल। अब क्या कह रहा है कि अगर मान लो प्रपोजल में, मतलब जो ऑफर किया गया है उसमें किसी तरह की कोई कंडीशन दी गई थी, अब उस कंडीशन का आपने परफॉर्मेंस कर दिया। तो परफॉर्मेंस कर दिया मतलब क्या है कि प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया, ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। उसमें आपको बताने की जरूरत नहीं। क्यों, क्योंकि आपने सीधे परफॉर्म करके बता दिया। तो करेक्ट आंसर होगा ए, ट्रू। नेक्स्ट, एन एक्सेप्टेंस विल बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट अगेंस्ट द एक्सेप्टर बट नॉट आफ्टरवर्ड्स। अब क्या कह रहा है कि जो एक्सेप्टेंस है वो रिवोक की जा सकती है, कैंसिल की जा सकती है एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट अगेंस्ट द एक्सेप्टर बट नॉट आफ्टरवर्ड्स। सही है, मतलब कह रहा है कि एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर, एक्सेप्टर के लिए कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब मानी जाएगी, जब ऑफरर के नॉलेज में आ जाएगा कि एक्सेप्टेंस हुई है। तो उसके पहले तक तो नो डाउट इसको कैंसिल किया जा सकता है, इस पर्टिकुलर एक्सेप्टेंस को कैंसिल किया जा सकता है। क्लियर। बट उसके बाद क्या कैंसिल कर पाएंगे, नहीं। तो जो प्रपोजर है उसकी नॉलेज में आने के पहले तक आप कैंसिल कर सकते हो, बट उसके बाद कैंसिल नहीं कर सकते। तो आंसर होगा ए, ट्रू। नेक्स्ट, एन ऑफर नीड नॉट बी मेड टू अ सर्टेन पर्सन। सही है, क्योंकि कई तरह के ऑफर होते हैं ना। ऑफर तो जर्नल भी होता है, ऑफर स्पेसिफिक भी होता है। जब आप स्पेसिफिक की बात कर रहे हो तो ए ने ऑफर दिया बी को, जब आप जर्नल की बात करें तो ए ने ऑफर दिया पब्लिक एट लार्ज को। क्लियर। तो ऑप्शन देखते हैं, ट्रू, इट कैन बी गिवन टू द वर्ल्ड एट लार्ज, फॉल्स, इट हैज़ टू बी स्पेसिफिक, मे बी स्पेसिफिक और जर्नल। करेक्ट आंसर होगा डी, आइदर ए और सी, क्योंकि ए और सी दोनों में यही चीज़ बोला है कि आप जर्नल ऑफर भी दे सकते हो और स्पेसिफिक ऑफर भी दे सकते हो। नेक्स्ट,
An agreement to agree in future upon terms to be settled afterwards between the parties is not valid, क्योंकि यहाँ पे कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है. वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मतलब हम किसकी बात करते हैं कि हमने जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस रखे, हमने जो भी ऑफर एक्सेप्टेंस दिया है वो आज की डेट के लिए है. क्लियर. बट इसमें क्या चीज़ कह रहा है कि हमने एक अग्रीमेंट किया है कि हम अग्री करेंगे फ्यूचर में, हम आगे टर्म्स एंड कंडीशंस उसकी सेट करेंगे. नहीं, आप जब कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो ना तो आपको आज ही टर्म्स एंड कंडीशन सेट करनी होती हैं, फिर भले आप उसको फ्यूचर में परफॉर्म करो. पर यहाँ पे तो कह रहा है कि हम कंडीशन भी फ्यूचर में ही सेट करेंगे. तो क्या इस तरह के अग्रीमेंट को वैलिड माना जाएगा? नहीं. नेक्स्ट, एक्सेप्टेंस वंस गिवन कैन नॉट बी रिवोक्ड. यस, अगर एक बार एक्सेप्टेंस हो गई तो उसको क्या माना जाता है? प्रॉमिस. और अगर प्रॉमिस हुआ तो दोनों ही पार्टीज लायबल होती हैं परफॉर्म करने के लिए. नेक्स्ट, अ टेंडर एंड अ बिड एट एन ऑक्शन सेल आर. यहाँ देखो ऑक्शन की बात नहीं किया है, बिड की बात किया है. मतलब ऑक्शन मतलब नीलामी. अब यहाँ अगर हम सिर्फ ऑक्शन की एडवर्टीजमेंट करते तब हमने उसका नाम दिया था इनविटेशन टू ऑफर, कि हम ऑफर करने के लिए इनवाइट करें. बट यहाँ देखो बिडिंग हो रही है. बिडिंग मतलब क्या हो रहा है कि लोग बोली लगा रहे हैं, कोई 50 लाख, कोई 60 लाख, इस तरीके से बोली लगाई जा रही है. तो जब आप बोली लगाते हो तो आप क्या कर रहे हो? आप ऑफर दे रहे हो. जैसे लेट से ए ने अपने लैंड की ऑक्शन रखी है. अब बी सी डी 3 पार्टी हैं. बी ने बोला कि ये लैंड हम परचेज करेंगे 50 लाख पे. तो बी क्या कर रहा है? बी की इंटेंशन है कि आप ये ऑफर एक्सेप्ट कर लो और इसको कॉन्ट्रैक्ट बना दो. तो बी बेसिकली जब बिड कर रहा है, बिड मतलब बोली लगा रहा है, तो वो क्या कर रहा है? बेसिकली ऑफर दे रहा है. क्लियर. तो चाहे टेंडर की बात करें, चाहे बिड एट एन ऑक्शन सेल की बात करें, ये दोनों क्या है? ऑफर. नेक्स्ट, अ कोटेशन इज. एक सिंपल अगर हमने कोटेशन दिया है तो क्या वो ऑफर बनेगा? नहीं, वो कभी भी ऑफर नहीं बन सकता, बल्कि वो इन्विटेशन टू ऑफर है. नेक्स्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर्म्ड व्हेन द एक्सेप्टर हैज़ डन समथिंग टू सिग्निफाई हिज इंटेंशन, मेक्स हिज माइंड टू डू सो, रीड्स द ऑफर, ऑल ऑफ द अबव. देखो ये दोनों तो नहीं होगा. कह रहा है कि आपने अपना सिर्फ माइंड मेकिंग किया है कि हम ये ऑफर एक्सेप्ट करेंगे, बट जब तक आप उसके बारे में बताओगे नहीं या आप उसके बारे में कुछ परफॉर्म ना करो, तब तक कैसे पता चलेगा ऑफरर को कि आपने एक्सेप्ट किया है. क्लियर. तो हैज़ डन समथिंग टू सिग्निफाई हिज इंटेंशन. तो करेक्ट आंसर होगा ए. नेक्स्ट, इफ द ऑफरी डज नॉट एक्सेप्ट द ऑफर अकॉर्डिंग टू द मोड प्रिस्क्राइब्ड, देन कह रहा है कि अगर ऑफरी ने, लेट से ए ने बी को बोला कि ठीक है हम आपको एक ऑफर कर रहे हैं, बट इस ऑफर के लिए आपको रिटन, मेरे को जो एप्लीकेशन देना है वो रिटन फॉर्म में देना है, साइन फॉर्म में देना है. बट अगर बी उसको रिटन या साइन फॉर्म में ना दे तो सिंपली ये होता है ना कि अगर ए चाहे तो उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है. The offerer may accept or reject such acceptance. The offer lapses automatically. It is a counter offer. Offeree commits a breach of contract. करेक्ट आंसर होगा ए, क्योंकि जब भी कोई मोड प्रिस्क्राइब्ड होता है, किसी तरह का मान लो रिटन मोड प्रिस्क्राइब किया, तो कोई दिक्कत नहीं है. अगर ऑफरर चाहे तो उसको कैंसिल कर दे, चाहे तो एक्सेप्ट कर ले. नेक्स्ट, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीट व्हेन. अगेन देखो कह रहा है ऑफर का कम्युनिकेशन तब होगा जब बी के नॉलेज में, दैट इज ऑफरी के नॉलेज में आ जाएगा कि हाँ उसको किसी ने ऑफर दिया है. तो करेक्ट आंसर होगा बी, द लेटर इज रिसीव बाय द ऑफरी. क्लियर. पोस्टेड, देखो यहाँ पे लिखा है द लेटर इज पोस्टेड टू द ऑफरी. जो लेटर पोस्ट किया गया ऑफरी को, वो कब लेटर पोस्ट कब किया गया था? 10 मार्च को. रिसीव कब किया गया था? 12 मार्च को. द ऑफर इज एक्सेप्टेड बाय द पर्सन टू हुम इट इज मेड. इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द ऑफरर दैट द लेटर हैज बीन रिसीव बाय द ऑफरी. तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, कि जिस दिन लेटर रिसीव हुआ, वैसे तो रीड होना चाहिए था, बट रिसीव जिस दिन हुआ उसी दिन हम मानेंगे कि कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गई. नेक्स्ट, when the mode of acceptance is prescribed in the proposal, then अगर मोड प्रिस्क्राइब्ड है ना तो कोशिश यही करनी चाहिए कि उसी मोड में आप कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करो, उसी मोड में आप एक्सेप्टेंस करो. क्यों? सो दैट कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होने के कोई चांसेस नहीं होंगे. तो इट शुड बी एक्सेप्टेड इन दैट मैनर. करेक्ट आंसर होगा बी. नेक्स्ट, अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस. ये हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था. नेक्स्ट, एक्सेप्टेंस टेक्स प्लेस व्हेन एंड वेयर द मैसेज इज रिसीव्ड. जैसे ही मैसेज रिसीव्ड होगा कि आपको किसी ने ऑफर दिया है, उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे एक्सेप्टेंस मान ली जाती है. नेक्स्ट, मेंटल एक्सेप्टेंस इज नो एक्सेप्टेंस एट ऑल, वैलिड, बाइंडिंग प्रॉमिस, नन ऑफ द अबव. अगर हम मेंटल एक्सेप्टेंस की बात करें तो ये कोई एक्सेप्टेंस नहीं है. हम अपने मन में सोच के बैठ गए कि हाँ ए ने जो हमको ऑफर दिया है वो हम एक्सेप्ट कर लिए. तो ऐसे थोड़ी, आपको उसका कम्युनिकेशन करना पड़ता है. या अगर आप कम्युनिकेशन ना भी करो तो प्लीज़ कुछ परफॉर्म करके बताओ कि आपने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया. आपको अपनी तरफ से कुछ तो करके बताना होगा जिससे ऑफरर को भी ये पता चले कि हाँ आपने उनका ऑफर एक्सेप्ट किया है. नेक्स्ट, द टर्म प्रपोजल यूज्ड इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज सिनोनिमस विद द टर्म ऑफर. नेक्स्ट,
द टर्म प्रपोजल और ऑफर हैज़ बीन डिफाइंड इन सेक्शन 2 सबसेक्शन ए। अब बिड एट एन ऑक्शन सेल इज, अब देखो बिडिंग की बात किया, अगेन अभी इस पे हमने ऊपर समझाया था कि अगर बिडिंग की बात हो रही है तो ये सिंपली क्या कर रहा है, ऑफर कर रहा है। एन एक्सप्रेस ऑफर टू बाय, सिंपली आप ये बता रहे हो कि हाँ आप खरीदने के लिए तैयार हो। नेक्स्ट, अ प्राइस लिस्ट हैंगिंग आउटसाइड द शॉप इज मेंट फॉर, अब एक प्राइस लिस्ट होती है ना तो वो सिर्फ इन्विटेशन टू ऑफर है, कोई ज़रूरी नहीं कि आपको वो प्रोडक्ट पसंद आए तो आपको शॉपकीपर वो सेल कर ही दे, वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, इन्विटेशन है एक तरह का। तो करेक्ट आंसर होगा बी, एन एडवर्टीजमेंट ऑफ गुड्स एंड मीनिंगलेस फ्रॉम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, ये सिर्फ एडवर्टीजमेंट है, वो आपको इनवाइट करा है कि आप उनको ऑफर करो, बट ये किसी भी तरह का कोई ऑफर नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्राइस लिस्ट को हैंग किया गया है। नेक्स्ट, द कम्युनिकेशन ऑफ अ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन इट्स कम टू, अब सिंपल यहाँ पे देखो घुमा घुमा के क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ऑफर का कम्युनिकेशन कब होगा, तब जब दूसरे पर्सन के नॉलेज में यह आ जाए कि हाँ उसको ऑफर किया गया है। क्लियर, द नॉलेज ऑफ दैट पर्सन, करेक्ट आंसर होगा ए। बेसिकली यहाँ पे दैट पर्सन कौन है कि जिसको ऑफर किया गया है, दैट इज बी को ऑफर किया गया है, तो बी के नॉलेज में आ जाए, उसी दिन माना जाएगा कि ऑफर की कम्युनिकेशन हो गई है। नेक्स्ट, व्हेन द ऑफर्स मेड बाय टू पर्सन्स टू ईच अदर कंटेनिंग सिमिलर टर्म्स ऑफ बार्गेन क्रॉस ईच अदर इन पोस्ट, दे आर नोन एज क्रॉस ऑफर। क्योंकि यहाँ पे सिंपली क्या होता है कि दो लोग एक दूसरे को ऑफर कर रहे हैं, दोनों के लिए सेम ही ऑफर है। ए ने बोला बी से कि आप मेरे से लैंड परचेज कर लो 50 लाख का, और बी ने भी बोला कि हम आपसे आपका लैंड परचेज करेंगे 50 लाख का। बट अब इन दोनों को ही ये नहीं पता था कि एक दूसरे को इन्होंने सेम ऑफर किया है, तो यहाँ सिर्फ ऑफर हुआ, एक्सेप्टेंस तो हुई नहीं, तो इसको क्या माना जाएगा, क्रॉस ऑफर। नेक्स्ट, जर्नल ऑफर्स ओपन फॉर वर्ल्ड एट लार्ज कैन बी एक्सेप्टेड बाय, कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये स्पेसिफिक ऑफर नहीं है, जर्नल ऑफर है, तो करेक्ट आंसर होगा एनी पर्सन इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट, व्हेन द प्रपोजल और एक्सेप्टेंस इज मेड अदरवाइज देन वर्ड्स, द प्रॉमिस इज सेड टू बी एक्सप्रेस्ड, नो, इम्प्लाइड, एक्सेप्टेड, रिजेक्टेड, करेक्ट आंसर होगा बी, इम्प्लाइड। क्योंकि देखो अदर देन वर्ड कह रहा है, तो जैसे अगर मान लो आपने किसी बस में ट्रैवल किया तो आपको कोई ये नहीं बताता है कि आपको उसके लिए पेमेंट करना होगा, आपको ये बात पता होता है कि आपको टिकट के लिए पे करना होगा। क्लियर, तो अदर देन वर्ड जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट, in order to convert a proposal into promise, the acceptance must be clear, be absolute, be unqualified, be absolute and unqualified. करेक्ट आंसर होगा डी, कि जो भी एक्सेप्टेंस है वो बिल्कुल एग्जैक्ट होनी चाहिए, मतलब जिसके लिए ऑफर दिया गया है उसी की एक्सेप्टेंस होनी चाहिए और उसमें कुछ भी क्वालिफाइड ना हो। ऐसा ना हो कि आप अपने टर्म्स एंड कंडीशंस ऐड कर दो। लेट्स से ए ने बी को बोला कि हम आपको अपनी लैंड सेल करना चाहते हैं और बदले में आप हमें वन टाइम में 50 लाख का पेमेंट कर दो। अब बी अगर ये कहता है कि हाँ ठीक है हम ये टर्म्स एंड कंडीशंस पे रेडी हैं, तब तो माना जाता है कि प्योर एक्सेप्टेंस हुआ है। बट अगर मान लो बी कहता है कि ठीक है हम आपसे 50 लाख पे ही आपकी लैंड परचेज करेंगे, बट हम इसको ईएमआई फॉर्म में पे करेंगे, मतलब जैसे मान लो 10 लाख 5 बार में पे करेंगे, तो ये आप क्या कर रहे हो, आप क्वालिफाई कर दे रहे हो ऑफर को। क्लियर, ये अनक्वालिफाइड नहीं माना जाता, तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, द कम्युनिकेशन ऑफ एन एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर। अगेन देखो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा है, एक्सेप्टर के, और एक्सेप्टर के लिए एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब मानी जाएगी, सिंपली जब ऑफरर या प्रपोजर के नॉलेज में आ जाएगा। when it is posted by him, when it is put in the course of transmission, when it comes to the knowledge of the proposer, none of these. Correct answer होगा C. Next, if the communication is made by an unauthorized person, it does not result in an contract, agreement, offer, consideration. पहली बात तो अगर अननोन पर्सन है तो वो अग्रीमेंट ही नहीं बनेगा, और अगर अग्रीमेंट नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। नेक्स्ट, which section of the Indian Contract Act defines performance of the conditions of a proposal in an acceptance of the proposal? Correct answer होगा section 8. Next, various modes of revocation of offer has been described in section 6. Next, which section of law of contract defines a proposal may be revoked at any time before the communication of its acceptance is complete as against the proposer but not afterwards? ये दिया है section 5 में, communication of acceptance and offer दिया है section 4 में, एंड सेक्शन 5 में उसके रिवोकेशन के बारे में दिया है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अ प्रॉमिस इज अ कम्युनिकेशन ऑफ इंटेंशन टू डू समथिंग, अ प्रपोजल विच हैज़ बीन एक्सेप्टेड, अ जेंटलमैन्स वर्ड टू डू समथिंग, अ स्टेटमेंट ऑन ओथ। करेक्ट आंसर होगा बी, प्रॉमिस कब बनता है, तब जब प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है, क्योंकि एक एक्सेप्टेड प्रपोजल को ही हम प्रॉमिस मानते हैं। नेक्स्ट,
When parties enter into a contract on telephone, the contract becomes complete at the place where acceptance is heard by the proposer. This has been provided. इसके लिए कोई सेक्शन नहीं दिया हुआ है. क्लियर? यहाँ लिखा है कि नो सेक्शन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बट सो डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट. तो करेक्ट आंसर होगा ए. नेक्स्ट, एन एडवर्टीजमेंट इन्वाइटिंग टेंडर. यह क्या कह रहा है कि आपने एडवर्टीजमेंट किया किससे रिलेटेड? टेंडर को इन्वाइट करने से रिलेटेड. तो सिंपली क्या है? इन्विटेशन फॉर प्रपोजल और इन्विटेशन टू ऑफर. नेक्स्ट, गुड्स डिस्प्लेड इन अ शॉप विंडो विद अ प्राइस लेवल विल अमाउंट टू इन्विटेशन टू ऑफर. ये हमने बताया, क्योंकि कोई जरूरी नहीं कि शॉपकीपर वो आपको बेचे ही बेचे. हो सकता है कि उसने सारे प्रोडक्ट में लेबलिंग की है और आपको जो प्रोडक्ट पसंद आए वो आपको ना भी सेल करे. क्यों? क्योंकि वो सिर्फ इन्विटेशन टू ऑफर है, वो बाउंड नहीं है किसी कॉन्ट्रैक्ट से. नेक्स्ट, प्रोमिजी इज. प्रोमिजी कौन होता है? वो पर्सन जिसने ऑफर एक्सेप्ट किया है और बदले में वो आपके लिए परफॉर्मेंस करता है. तो ऑप्शन देखते हैं. पर्सन हु मेक्स अ प्रॉमिस, उसको तो हम ऑफरर कहते हैं या प्रोमिजर कहते हैं. अ पर्सन हु मॉनिटर्स द स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन ऑफ टू पार्टीज. नो, अ पर्सन टू हुम द प्रॉमिस इज मेड. एक पर्सन जिसको प्रॉमिस किया गया है, जिसको ऑफर किया गया है कि हाँ हम आपके लिए एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, पर्टिकुलर परफॉर्मेंस करेंगे. क्लियर? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी. नेक्स्ट, द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल. वो पर्सन जो प्रपोजल कर रहा है इज कॉल्ड प्रोमिजर, प्रॉमिस, पार्टिसिपेटर और नन ऑफ दीज. करेक्ट आंसर होगा ए, प्रोमिजर. नेक्स्ट, अ मियर पासिंग अटरेंस विल. अब देखो, अटरेंस मतलब सिर्फ एक स्टेटमेंट पास कर रहे हैं. तो जब भी आप स्टेटमेंट पास करते हो ना, तो आप कोई ऑफर नहीं कर रहे हो. ऑफर करने के लिए आपकी प्रॉपर इंटेंशन होनी चाहिए ऑफर करने की. ऑप्शन देखते हैं. अमाउंट टू अ प्रपोजल, नॉट अमाउंट टू अ प्रपोजल, अमाउंट टू प्रॉमिस, अमाउंट टू ऑफर. करेक्ट आंसर होगा बी. नेक्स्ट, which of the following is an invitation for offer? A tender to supply goods at a certain time, a request for a loan, bids in an auction sale, a catalog of goods for sale. करेक्ट आंसर क्या होगा? नो डाउट डी, अ कैटलॉग ऑफ गुड्स फॉर सेल. आपको एक कैटलॉग, एक बुक दिखाया गया जिसमें लिखा हुआ है कि ये गुड्स है, ये हमें बेचना है और इतनी इतनी प्राइस है. तो अगेन वो क्या? इन्विटेशन टू ऑफर. और बाकी तीनों ही क्या माना जाता है? ऑफर. क्योंकि देखो, एक बोला टेंडर टू सप्लाई गुड्स एट अ सर्टेन टाइम, की सर्टेन टाइम पे आपको गुड्स सप्लाई करेंगे. लोन के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बिडिंग चल रही है, तो ये तीनों ही क्या है? ऑफर है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑफर? द मियर कोटेशन ऑफ टर्म्स बाय ट्रेडर, द कोटेशन ऑफ द लोएस्ट प्राइस इन आंसर टू इंक्वायरी, एडवर्टीजमेंट फॉर सेल और ऑक्शन ऑफ गुड्स, बिड्स इन एन ऑक्शन सेल. अगर आप बिडिंग करा, बोली लगा रहे हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑफर. तो करेक्ट आंसर होगा डी. नेक्स्ट, एक्सेप्टेंस इन इग्नोरेंस ऑफ द ऑफर इज. अगर आप ऑफर को इग्नोर करके एक्सेप्टेंस दे रहे हो, तो फिर किस चीज़ की एक्सेप्टेंस? कोई वैलिडिटी होगी नहीं. करेक्ट आंसर होगा बी, इनवैलिड. नेक्स्ट, एन ऑफर और इट्स एक्सेप्टेंस और बोथ मे बी मेड बाय वर्ड्स, बाय कंडक्ट, ईदर बाय वर्ड्स और बाय कंडक्ट, नन ऑफ दीज. करेक्ट आंसर होगा सी. क्योंकि जब आप ऑफर करते हो या एक्सेप्टेंस करते हो ना, तो किसी भी तरीके से हो सकता है. चाहे आप बोल करके बताओ, चाहे आप करके बताओ. अब जैसे सिंपली यहाँ पे किसकी बात कर रहा है? आइदर एक्सप्रेस की और इम्प्लाइड की. तो इम्प्लाइड मतलब जैसे हमने अभी एग्जांपल दिया कि अगर मान लो आप बस से ट्रैवल कर रहे हो, तो आपको उसके लिए पेमेंट करना पड़ता है. तो यहाँ पे भी क्या है? कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है. क्लियर? तो चाहे ऑफर की बात करें, चाहे एक्सेप्टेंस की, दोनों ही के केसेस में वो वर्ड से भी हो सकता है, कंडक्ट से भी हो सकता है. तो करेक्ट आंसर होगा सी. नेक्स्ट, when a proposal and its acceptance are made by words, they are known as expressed. Next, in cases where a proposal and its acceptance are made by words and are inferred from the conduct of the parties, they are known as expressed offers. Next, express offers and acceptance may be proved by the agreement between the parties, but implied offers can be proved only by the words, the conduct, circumstantial evidence, बोथ बी एंड सी. बट ऑब्वियस बी और सी दोनों ही होगा, क्योंकि देखो, ऑफर एक्सप्रेस ऑफर होता है तो सिंपली वहाँ बोल के बताया जाता है, लिख के बताया जाता है, तो उस केस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती. बट जब इम्प्लाइड ऑफर की बात करते हैं, तो इम्प्लाइड ऑफर में आपको कुछ भी सिंपली आपको कुछ बोल करके या लिख के नहीं बताना होता, वहाँ पे आपको करके बताना होता है. अगेन जैसे एक एग्जांपल लो, अगर आप रेस्तरां जा रहे हो, आपने ऑर्डर किया और बदले में आपको उसके लिए पेमेंट करना पड़ेगा, तो वो क्या है भाई? कंडक्ट है. मतलब आप कर करके बता रहे हो वहाँ पे. क्लियर? तो इम्प्लाइड ऑफर आप किस तरीके से प्रूव कर सकते हो? चाहे अपनी कंडक्ट से, चाहे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से. तो करेक्ट आंसर होगा डी. और अभी हमने जैसा बताया भी है कि टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे हम डिटेल क्लास अपलोड कर देंगे, सो दैट आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सारे टर्म्स में. बट ये जो हम 50-50 के लॉट में क्वेश्चंस अपलोड कर रहे हैं ना, तो वहाँ आप देखोगे कि जितने टॉपिक्स हैं, जितने यूनिट्स हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, सब डिटेल में कवर हो जाएंगे. नेक्स्ट, एन ऑफर विच इज अलाउड टू रिमेन ऑफर फॉर एक्सेप्टेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज अ स्टैंडिंग ऑफर. नेक्स्ट,
वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इज़ वन। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जहाँ दो पार्टीज़ होती है और एक पार्टी का जो कंसेंट है वो फ्री नहीं होता, उनके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करके या फ्रॉड करके किसी भी गलत तरीके से आपने अगर कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया तो उसको हम क्या कहते हैं, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। और उस कॉन्ट्रैक्ट में जो पार्टी इनोसेंट पार्टी होती है उसके कहने पे ही वो कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू होता है या डिसकंटिन्यू होता है। क्लियर। तो ऑप्शन देखते हैं, विच इज़ लॉफुल, विच इज़ इनवैलिड, विच इज़ वैलिड सो लॉन्ग इट इज़ नॉट अवॉइडेड बाय द पार्टी इंटाइटल्ड टू डू सो। तो सिंपली वो पार्टी जो इनोसेंट पार्टी है, अगर वो चाहे तो वो कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू करे, चाहे तो वो कैंसिल कर दे। तो क्या करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी एग्जीक्यूटेड व्हेन इट हैज़ बीन परफॉर्म्ड होनली ऑन बोथ साइडेड, क्योंकि यहाँ किसकी बात करें, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट की। और एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट मतलब जहाँ दोनों पार्टी ने अपनी अपनी परफॉर्मेंस कर दी हो। नेक्स्ट, when the contract is perfectly valid in its substance but which cannot be enforced because of certain technical defects, इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को हम अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, क्योंकि उसमें कोई ना कोई टेक्निकल डिफेक्ट होगी। जैसे वहाँ साइन कराना था, हमने साइन नहीं कराया, उसका रजिस्ट्रेशन कराना था, रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। क्लियर। तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या कहते हैं, अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, कि सब कुछ वैलिड है बट स्टिल उसमें कुछ टेक्निकल डिफेक्ट। एंड आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन एन एडवर्टीजमेंट फॉर सेल एंड अ प्रपोजल इज। अब एडवर्टीजमेंट फॉर सेल मतलब हम सिर्फ बता रहे हैं, हम अपनी इंटेंशन दे रहे हैं कि आप आओ और हमको ऑफर करो। अब प्रपोजल मतलब प्रॉपर हम आपको ऑफर दे रहे हैं कि हाँ हम आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना चाहते हैं, और अगर आपने उसकी एक्सेप्टेंस दे दी तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। ऑप्शन देखते हैं, नो डिफरेंस एट ऑल, दैट अ प्रपोजल बिकम्स अ प्रॉमिस एज सुन एज अ पार्टी टू whom it is made accepts it but an advertisement does not. Every case will be viewed according to the circumstances, none of the above. बट ऑब्वियस करेक्ट आंसर क्या होगा, बी, क्योंकि प्रपोजल के केस में यही है कि अगर पार्टी ने एक्सेप्ट कर लिया तो कॉन्ट्रैक्ट में आप एंटर कर जाओगे, बट एडवर्टीजमेंट फॉर सेल में ऐसा नहीं होता है। क्लियर। तो ये नेक्स्ट 50 MCQs से रिलेटेड टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और इसी तरीके से हम 50-50 के लॉट में बहुत सारे क्वेश्चन अपलोड करेंगे। अब अगर आपको आज का क्लास यूज़फुल लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम है या आप चाहते हो कि हम इसका रिवीजन सेशन अपलोड करें तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, सो दैट हम एक रिवीजन सेशन इस पर जल्दी से अपलोड कर दें। MCQs की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आप देखना 50-50 MCQs की ही PDF हम अपलोड करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का क्लास यूज़फुल लगा होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करना और जितने ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सको शेयर ज़रूर करना। हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।